सीतामढ़ी में दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। दोनों तरफ से जमकर लाठी और डंडे चले। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि अतिरिक्त पुलिस बल के साथ वज्रवाहन भी बुलाना पड़ा। मामला स्टेशन रोड के पास का है। बताया जा रहा है कि पठान टोली की तरफ से रास्ता नहीं था। नया रास्ता खोलने को लेकर दो पक्षों के बीच बहस हो गई, जो मारपीट तक जा पहुंची। एक और पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति की पिटाई कर दी, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोग भी मारपीट पर उतर आए। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर ईंट और पत्थर बरसाए। मारपीट में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने हालात पर काबू पा लिया है। बिहार में शराबबंदी लागू है और पुलिस शराब तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में शराब को लगातार नष्ट किया जा रहा है और तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद शराब तस्कर नए नए हथकंडे अपनाकर शराब की तस्करी करने में जुटे हुए हैं। गोपालगंज की आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहाँ पुलिस ने शराब के साथ एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर यूपी से शराब की बोतलों को अपने शरीर से सेलो टेप से चिपका कर ला रहा था। फुलवारी थाने की पुलिस ने बथुआ बाजार के पास तस्कर को रोककर जब तलाशी ली तो उसके जैकेट के अंदर से शराब की बोतलें निकलने लगी। ये देखकर पुलिस की टीम दंग रह गई। गिरफ्तार तस्कर की पहचान भोरे थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी संतोष शाह के बेटे राम बाबू शाह के रूप में की गई है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। लेकिन शराब कारोबारियों को पकड़ना अब उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी शराब की बिक्री धड़ल्ले से जारी है और शराब पीकर शराबियों का हाई वोल्टेज ड्रामा भी लगातार देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर शराब के नशे में धुत एक युवक का सदर अस्पताल में घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा करने का वीडियो वायरल हो रहा है। हाई वोल्टेज ड्रामा देखकर पुलिस ने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से शराब के नशे में युवक सदर अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहा है और पुलिस उसे शांत कराने में जुटी हुई है, लेकिन शराबी बेसुध होकर हंगामा कर रहा है। बताते चले कि लोहिया नगर थाने की पुलिस ने शराब के नशे में धुत युवक को गिरफ्तार कर लिया। नशेड़ी की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कंकौल गांव निवासी कृष्णनंदन कुमार के रूप में की गई है। हालांकि यहां पर पुलिस का भी अमानवीय चेहरा सामने आया, जहां बेहोशी की हालत में एक जवान पैर से नशेड़ी को उठाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ घूंसे मारकर उसे होश में लाने की भी कोशिश की जा रही है। पटना में इफ्को के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक नवादा के कतरी सराय और दूसरा औरंगाबाद का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह इफ्को में डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था और सोशल साइट्स के जरिए फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करता था। पुलिस की माने तो इन साइबर ठगों के पकड़े जाने से कई किसानों की गाढ़ी मेहनत की कमाई बच गई है। साइबर अपराधी सोशल साइट्स के माध्यम से केंद्र सरकार के इफ्को का फर्जी वेबसाइट बनाकर किसानों को प्रलोभन देकर खाद के डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप लेने के नाम पर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, चेन्नई, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु जैसे कई राज्यों के लोगों से करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर पूरे गिरोह के दूसरे सदस्यों को गिरफ्तार करने की कोशिश में है। समस्तीपुर में पुलिस के साथ हाथापाई और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो मथुरापुर ओपी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि समस्तीपुर दरभंगा मुख्य मार्ग पर जाम हटाने को लेकर पुलिसकर्मियों ने एक ऑटो चालक की पिटाई कर दी। जहां बाजार समिति समस्तीपुर दरभंगा मुख्य मार्ग पर लगे जाम को हटाने में लगे पुलिसकर्मियों ने एक ऑटो चालक की पिटाई की, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों का आक्रोश भड़क उठा और वहां मौजूद लोगों ने मथुरापुर ओपी में तैनात सब इंस्पेक्टर उमाकांत राय के साथ मारपीट के साथ हाथापाई भी कर दी। घायल ऑटो चालक का इलाज अस्पताल में जारी है। ऑटो चालक ने बताया कि वह सड़क के किनारे अपने ऑटो को खड़ा कर पैसेंजर उतार रहा था और इसी दौरान पुलिसकर्मी आए और उस पर डंडा चलाने लग गए।
जख्मी ऑटो चालक की पहचान संजय कुमार के रूप में हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर समस्तीपुर पुलिस कप्तान के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। भले ही शिक्षा विभाग बिहार में शिक्षा को उत्कृष्ट बनाने के लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक विपरीत है। आलम यह है कि कहीं जर्जर भवन में तो कहीं खुले आसमान के नीचे छात्र पढ़ने को मजबूर हैं। तस्वीरें बेगूसराय जिले के गरहरा किऊल उत्क्रमित मध्य विद्यालय की है, जहां छात्र जर्जर भवन में पढ़ाई कर रहे हैं। विद्यालय में न तो बेहतर भवन की व्यवस्था है और न ही शौचालय की। बताते चले आपको कि विद्यालय में मात्र 3 कक्षा, 1 पुस्तकालय और 1 कार्यालय है। वहीं एक पुराना पुस्तकालय भी है जो पूर्ण रूप से जर्जर पड़ा हुआ है। ये विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के लिए है और यहाँ कुल मिलाकर करीब 352 बच्चे हैं, जिनके लिए मात्र 3 रूम होना एक चिंता का विषय है। कक्षा 5 और 6 के बच्चों को एक ही क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, वहीं कक्षा 7 और कक्षा 8 के लिए 1 रूम उपलब्ध है। इन तीनों क्लासरूम की स्थिति भी काफी दयनीय है। छात्राओं का आरोप है कि विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था नहीं होने से उन्हें काफी परेशानी होती है। वहीं डीएम रोशन कुशवाहा ने कहा कि जानकारी प्राप्त होने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। पहले प्यार का इजहार, फिर शादी से इनकार और आखिरकार थाने में एक दूजे के हुए प्रेमी युगल। किसी हिंदी फिल्म की सुपरहिट स्टोरी पर आधारित ये घटना वैशाली से सामने आई है, जहां 2 अलग अलग जाति के प्रेमी युगल का आखिरकार थाने में विवाह कराया गया। पुलिस और मानवाधिकार संस्था की मौजूदगी में दोनों ने एक दूसरे के साथ जन्म साथ रहने की कस्में भी खाई, लेकिन इससे पहले इन दोनों की प्रेम कहानी में भी कई क्लाइमेक्स देखने को मिले। दरअसल वैशाली के देशरी की नीतू और बिदुपुर के धर्मपुर का कौशल एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों की प्रेम कहानी लगभग 4 साल पहले शुरू हुई और 3 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद लड़की जब गर्भवती हो गई तो लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। इस दौरान लड़के के दबाव में लड़की ने गर्भपात भी करा लिया, लेकिन लड़का फिर भी शादी के लिए तैयार नहीं हुआ। इतना ही नहीं, लड़की जब लड़के के घर पहुंची तो लड़के के घर वालों ने मारपीट कर उसे भगा दी, जिसके बाद लड़की ने राष्ट्रीय मानवाधिकार पटना से संपर्क किया और संस्था ने पहल शुरू की। चांदपुरा ओपी की मदद से लड़का और लड़की के घर वालों से बात की गई, जिसके बाद दोनों पक्ष शादी के लिए तैयार हो गए। रेल यात्रियों एवं पर्यटकों को लुभाने के लिए नालंदा जिले के पावापुरी जंक्शन को नया लुक देने का काम तेजी से किया जा रहा है। बता दें आपको कि पटना आर्ट के पेंटर द्वारा पावापुरी जंक्शन का रंग रोगन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जंक्शन के मुख्य द्वार के पास वाली जगह को भगवान बुद्ध एवं जल मंदिर की आकृतियों से सजाया गया है। इसके साथ ही आसपास की दीवारों में केले के पौधे की आकृति से पूरी दीवार पर वॉल पेंटिंग कर सुसज्जित किया जा रहा है। बता दें कि इस रेलवे जंक्शन पर प्रतिदिन दिल्ली समेत अन्य राज्यों से यात्री पहुंचते हैं और पर्यटन स्थल का दीदार करते हैं। इधर वॉल पेंटिंग से जंक्शन को सजाए जाने से स्थानीय लोगों में खुशी देखी जा रही है। लोगों ने कहा कि स्टेशन को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है, जो मन को काफी भा रहा है। खासकर बच्चों को स्टेशन आने में काफी खुशी मिल रही है और स्टेशन की सजावट को देखकर वो काफी खुश हो रहे हैं। राजधानी रांची के होटवार में स्थित खेल गांव की चर्चा देश भर में होती है। बड़े खेलों के आयोजन में सबसे पहले रांची के खेल गांव पर ही भरोसा किया जाता है, लेकिन ये भरोसा कारगर नहीं दिखता। खेल गांव में गाड़ियों की पार्किंग के लिए एक बड़े से अंडरग्राउंड पार्किंग का निर्माण किया गया था, लेकिन करोड़ों की लागत से बनाई गई ये पार्किंग कितनी कारगर है और कितने काम आती है, इसका एक नजारा आप देख सकते हैं। यहाँ से बारिश का पानी निकालने का कोई इंतजाम नहीं है। खेल गांव में गाड़ियाँ वहाँ लगी नजर आती हैं जहाँ गाड़ियों को लगाने के लिए अनुमति नहीं है। हमने जब लोगों से बात की तो ज्यादातर लोग कैमरे के सामने आने से परहेज करते नजर आए। न्यूज 18 की पड़ताल में ये खुलासा हुआ कि ये पार्किंग कभी काम नहीं आती, क्योंकि इसमें बारिश के पानी के साथ फर्श से भी पानी सीपेज होकर आता है। ऐसे में जिस खेल गांव की खूबसूरती और व्यवस्था पर हम इतना गर्व करते हैं, उसकी पार्किंग कई सवालों को खड़े करती है। एक और जहां रामचरितमानस पर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है, वहीं भागलपुर में हिंदू ग्रंथ का ज्ञान देने वाले विद्यालय वर्षों से बदहाल पड़े हैं।
दरअसल भागलपुर के चांदीपट्टी स्थित वार्ड 38 में हनुमान प्रसाद उच्च विद्यालय सरकारी और प्रशासनिक उदासीनता की मार झेल रहा है। भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। हनुमान प्रसाद उच्च विद्यालय में कभी रामायण गीता जैसे हिंदू धर्म ग्रंथ की पढ़ाई होती थी। दूर दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। आज भी विद्यालय की कक्षा के अंदर दीवारों पर लगे संगमरमर के पत्थर पर लिखे गीता के उपदेश और रामायण के दोहे इस बात की गवाही दे रहे हैं। हनुमान प्रसाद उच्च विद्यालय की स्थापना भागलपुर निवासी स्वर्गीय प्रहलाद राय झुंझुनवाला ने की थी। स्कूल बंद होने से बच्चे जहां ग्रंथ के ज्ञान से वंचित हैं, वहीं सूबे में सरकार के द्वारा किए जा रहे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के दावों पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हालांकि हनुमान प्रसाद उच्च विद्यालय में फिर से ज्ञान का प्रकाश ज्वले, इसको लेकर स्थानीय लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। झारखंड के आवासीय खेल सेंटर और एकलव्य समेत दूसरे आवासीय केंद्रों में रहने वाले खिलाड़ियों के डाइट का बजट अब बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने पहले के बजट 175 रुपए से बढ़ाकर अब इसे 350 रुपए कर दिया है। यानी अब इन आवासीय केंद्रों में रहने वाले एक खिलाड़ी के सुबह के नाश्ते से लेकर रात तक डिनर पर अब 350 रुपए खर्च किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से खिलाड़ियों को इसका लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा। न्यूज 18 ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था कि सेंटर के खिलाड़ियों को महज 175 रुपए ही पौष्टिक आहार के लिए दिए जा रहे हैं। लेकिन अब न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद सरकार और खेल विभाग की नींद खुली और अब बजट बढ़ाने को लेकर पहल शुरू कर दी गई है। बजट बढ़ाने की खबर मिलने के बाद खिलाड़ी भी न्यूज 18 का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। धनबाद के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान IIT ISM परिसर स्थित अंबर ग्राउंड में बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान पहुंचे। मोहित के गानों पर स्टूडेंट्स झूमते थिरकते नजर आए। पूरा ग्राउंड जहां एक ओर छात्रों की मस्ती से झूम उठा, वहीं दूसरी ओर पूरा परिसर मोहित चौहान के मधुर सॉन्ग्स को सुनने के लिए छात्रों से खचाखच भरा हुआ मिला। साल 2023 के सृजन की शुरुआत काफी शानदार रही। कोरोना के 2 साल के बाद इस तरह के आयोजन को लेकर छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिला। छात्रों का कहना था कि कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 2 सालों से सभी आयोजन पर रोक लगा हुआ था, लेकिन इस बार के भव्य आयोजन से सभी में काफी खुशी देखी जा रही है। वहीं मोहित चौहान के गानों से समारोह में 4 चांद लग गए। दानापुर के फुलवारी शरीफ में देसी शराब का धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ आबकारी विभाग की ओर से लगातार छापेमारी की जाती है, लेकिन छापेमारी का कोई खास नतीजा नहीं निकल पाता है। तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से नाले के अंदर से अधिकारियों की टीम बड़े बड़े जावा महुआ के ड्रम बरामद कर रही है। तस्कर नाले में ड्रम को छिपा कर रखते हैं ताकि जावा महुआ यहाँ अच्छी तरह से सड़ सके और इससे शराब बनाई जा सके। हालांकि इस मामले की पुलिस को भनक लगते ही सभी तस्कर मौके से फरार हो गए। स्थानीय पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध धंधे को रोकने के लिए लगातार छापेमारी अभियान चला रखा है, लेकिन ये अवैध धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जरूरत है कि और बेहतर तरीके से छापेमारी की जाए ताकि शराब के कारोबार पर अंकुश लग सके और जहरीली शराब से भी मरने वालों की संख्या में कमी आ सके। छपरा में मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में कल हुए उपद्रव के बाद आज पुलिस अलर्ट मोड पर है। बिहार पुलिस के ADG सुशील खोपड़े आज खुद प्रभावित गांव का दौरा करने पहुंचे और वहां पीड़ितों से बात की। सुशील खोपड़े ने DM और SP से भी हालात की जानकारी ली और दोषियों को जल्द पकड़ने का निर्देश भी दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी हालत में किसी निर्दोष को नहीं फंसाया जाए। ADG सुशील खोपड़े ने सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक पोस्ट डालने वाले लोगों को भी चेतावनी दी और कहा कि उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बता दें कि छपरा में युवक की हत्या के मामले में बवाल हुआ था और 15 आरोपियों के घर में आक्रोशित ग्रामीणों ने आग लगा दी थी, जिसके बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल था। लेकिन आज सुबह से शांतिपूर्ण माहौल देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस ने एहतियात के तौर पर धारा 144 लगा रखी है।
रामगढ़ में जल मीनार खराब होने से 250 मल्हार परिवार के सामने पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। मांडू प्रखंड के कर्मा दक्षिणी पंचायत के पुलपुलिया मल्हार टोला का ये पूरा मामला है, जहां मल्हार परिवार पास के सतढकिया नाला का प्रदूषित और गंदा पानी पीने को मजबूर है, जिससे लोग गंभीर रूप से बीमार भी पड़ जाते हैं। विभाग को इस बात की सूचना दी गई है, लेकिन विभाग अभी भी उदासीन बना हुआ है। ऐसे में मल्हार परिवारों का पानी लाने में ही ज्यादा समय बीत जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार से कई बार इसकी शिकायत भी की गई। जनप्रतिनिधि गांव में पहुंचते हैं, लेकिन कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं होता है। कई लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि कब तक मल्हार परिवार को पेयजल की समस्या से निजात मिल पाता है और कब तक खराब जल मीनार को दुरुस्त किया जाता है। नवादा में पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया और जंगल में अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को नष्ट किया। पुलिस को खबर मिली थी कि रजौली के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र परतोनिया में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर तुरंत एक टीम का गठन किया गया और रजौली एसडीपी और रजौली थाना के नेतृत्व में परतोनिया के जंगल में 2 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर लगाए गए अफीम की खेती को नष्ट किया गया। अफीम की फसल पूरी तरह से खेतों में तैयार हो चुकी थी और नशे के सौदागर जल्द ही इसे बाजारों में उतारते, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। लेकिन उससे पहले स्वैट बल और एसटीएफ की मौजूदगी में पुलिस ने अफीम की खेती को नष्ट किया। साथ ही मौके से एक राइफल को भी बरामद किया गया है। दरअसल ये इलाका पूरी तरह से नक्सल प्रभावित इलाका है, इसलिए सुरक्षा बलों ने बड़ा अभियान चलाकर अवैध खेती को नष्ट किया। फिलहाल पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हजारीबाग पुलिस अफीम तस्करों के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है। बता दें कि पुलिस को बिहार झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र चौपारण के वन भूमि एवं रैयती भूमि पर कुल 90 एकड़ भूमि में अफीम की खेती की सूचना मिली थी, जिससे पुलिस प्रशासन ने दर्जनों ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन से नष्ट कर दिया। इससे पहले भी जिला प्रशासन ने इसी क्षेत्र में करीब 70 एकड़ भूमि पर लगी अफीम की खेती को नष्ट किया था, जिससे अफीम तस्करों को करोड़ों का नुकसान हुआ था। और अब एक बार फिर प्रशासन ने 90 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट कर एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहाँ तस्कर बड़े पैमाने पर अफीम की खेती करते हैं और दूसरे राज्यों में निर्यात करते हैं। लेकिन हजारीबाग पुलिस ने एक के बाद एक कार्रवाई कर तस्करों की कमर तोड़ दी है। पुलिस अधीक्षक मनोज रत्न चौथे ने बताया कि संयुक्त छापेमारी दल गठित कर यह कार्रवाई की गई है ताकि नशे के कारोबारियों पर लगाम लगाया जा सके। साथ ही उन्होंने आगे भी इस अभियान को जारी रहने की बात कही है। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा की रहने वाली आदिवासी महिला अनीता कुमारी अपने दम पर खुद को सशक्त बना रही हैं। दरअसल अनीता ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। ग्रेजुएशन के बाद अनीता ने नौकरी भी तलाशी, लेकिन नौकरी नहीं मिली तो शुरू कर दिया शिक्षित बेरोजगार होटल। आज अनीता इस होटल का संचालन कर रही हैं। होटल के इस व्यवसाय में अनीता के साथ दूसरे महिला और पुरुष भी जुड़े हैं और सड़क किनारे इस होटल को सभी मिलकर बेहतर तरीके से चला रहे हैं। अनीता न सिर्फ होटल की व्यवस्था देखती हैं, बल्कि स्वादिष्ट भोजन भी बनाती हैं, जो यहाँ आने वाले ग्राहकों को खूब पसंद आता है। अनीता को शिक्षित होने का फायदा भी मिला। आमतौर पर आदिवासी समाज के लोग काम की तलाश में दूसरे प्रदेशों में पलायन कर जाते हैं, जहां उनका शोषण भी किया जाता है। लेकिन अनीता मानती हैं कि झारखंड में अब आदिवासी कमजोर नहीं है और आदिवासी समाज भी बिजनेस कर आजीविका चला सकता है। मुंगेर को खूबसूरत बनाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दीवारों को खूबसूरत रियलिस्टिक पेंटिंग से सजाया जा रहा है। दरअसल 7 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन होना है और इसी की तैयारी के तहत किला परिसर, पोलो मैदान, कंपनी गार्डन और अन्य सरकारी दीवारों पर नगर निगम के आयुक्त निखिल धनराज की पहल पर खूबसूरत रियलिस्टिक पेंटिंग की जा रही है, जिसमें जल जीवन हरियाली, मद्य निषेध, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही वाइल्ड लाइफ, जलीय जीवों और खूबसूरत फूल सहित कई कलात्मक और 3D पेंटिंग से दीवारों को सजा दिया गया है। पटना सहित अन्य जिलों से मास्टर इन फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स के द्वारा बनाई गई इन पेंटिंग्स को देख
देखकर हर कोई अचंभित है। पहली बार इन दीवारों पर बनाए जा रहे ये चित्र बिल्कुल सजीव प्रतीक होते हैं। ये पूरा पेंटिंग विभिन्न रंगों का एक अनोखा संगम है, जिसे बनाने में काफी समय लगता है। हालांकि पेंटिंग का काम अपने आखिरी चरण में है। भागलपुर के इंदल राय का परिवार परेशान है। दरअसल भागलपुर कहलगांव के नंदलालपुर गांव के रहने वाला इंदल राय 6 साल पहले काम की तलाश में घर से निकला था और उसके बाद से कोई उसका अता पता नहीं है। हालांकि मां और पत्नी ने अपने स्तर पर हर जगह तलाश की। 30 साल के जवान बेटे की गुमशुदगी ने परिवार को तोड़ दिया, लेकिन अब घर आए एक पत्र से उनके चेहरे पर एक राहत लौटी है। पंजाब के अमृतसर से आए पत्र में इंदल राय के अमृतसर जेल में बंद होने की बात है और उसके ऊपर आतंकवादी होने का शक है। पत्र लिखने वाला व्यक्ति अमृतसर का रहने वाला अरविंद कुमार चौधरी है। अरविंद ने लिखा है कि वो भी 2017 में जेल गया था। वहाँ इंदल से उसकी मुलाकात हुई थी। पत्र मिलने के बाद से पत्नी और बच्चे के साथ बूढ़ी माँ अपने बेटे की घर वापसी के लिए कभी मुखिया तो कभी सरपंच के घर का चक्कर लगा रहे हैं। बेटे के जिंदा होने की खबर पाकर परिजन अब बेसब्री से उसकी घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गरीबी ऐसी है कि उनके पास किराया लगाकर बेटे से मिलने जाने तक का भी पैसा नहीं है। सवाल ये है कि आखिर उनका बेटा कैसे घर वापस आएगा। बगहा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ शादी के लिए एक लड़की को अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ा, लेकिन अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद भी प्रेमी ने प्रेमिका को नहीं अपनाया और शादी से इनकार कर दिया। अब पीड़ित लड़की इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। बताया जा रहा है कि रामनगर थाना क्षेत्र के शाहरुख खान उर्फ अभिषेक ने एक युवती को प्रेम जाल में फंसाकर यौन शोषण किया और जब युवती शादी के लिए दबाव बनाने लगी तो प्रेमी ने उसकी अग्नि परीक्षा ली। प्रेमी की बातों में आकर प्रेमिका ने शरीर पर केरोसिन छिड़ककर आग भी लगा ली, जिससे वो झुलस गई, लेकिन इन सब के बाद भी प्रेमी ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद युवती ने महिला थाने में प्रेमी सहित 4 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई है। फिलहाल महिला थाना पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। फिलहाल सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हजारीबाग के चाक प्रखंड की डाडी घाघर पंचायत का गरडी गांव आजादी के 75 सालों बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। सबसे बड़ी समस्या सड़क की है। जब सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो ग्रामीणों ने श्रमदान से सड़क बनाने की ठान ली। 45 लोगों की टीम ने सड़क बनाने की जिम्मेदारी ली और 3 दिनों में लगभग 2 किलोमीटर तक सड़क बनाई। प्रखंड मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में करीब 1000 की आबादी रहती है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का रास्ता वन विभाग के अंडर में आता है। विभाग को कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का ये कहना है कि अगर वन विभाग अपने फंड से इस सड़क को बनवा देता तो यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती। वैसे तो यहाँ कई और भी समस्याएं हैं। यहाँ की महिलाएं नदी में बने चूहा से पीने के लिए पानी घर लाती हैं। जब कभी कोई ज्यादा बीमार पड़ जाता है तो गांव वाले उसे खटिया पर लादकर गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर पक्की सड़क पहुंचाते हैं और इलाज करवाते हैं। क्षेत्र में कभी कभी जनप्रतिनिधि भी आ जाते हैं, लेकिन इन लोगों का भला नहीं होता। पूर्णिया में मौसम विभाग का कार्यालय एक ऐसे भवन में चलता है जो खुद किसी भी मौसम की मार झेलने के लायक नहीं है। जी हां, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए 150 साल पुराने जर्जर 8 स्क्वायर फीट का ये कमरा ही मौसम विभाग का कार्यालय है। कमरे की हालत देखिए। कमरे की दीवारें बदहाली की कहानी बयां कर रही हैं। छत से एक पुराना पंखा लटका है जो कभी भी गिरने की कगार पर है। कमरे में लगे इसी कंप्यूटर के जरिए स्थानीय मौसम वैज्ञानिक मौसम का अनुमान लगाते हैं। बारिश का अनुमान मिलते ही सब सावधान हो जाते हैं, क्योंकि कमरे की छत से पानी टपकता है। यही नहीं, ये जर्जर भवन सांप बिच्छू का बसेरा भी है। यहाँ अक्सर काम करने वालों का सांप से सामना होता है। वे लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ ड्यूटी करते हैं। हालांकि भारतीय मौसम विभाग द्वारा यहाँ अत्याधुनिक मौसम कार्यालय बनना है, जिसके लिए 15,000 स्क्वायर फीट जमीन की मांग की गई है, लेकिन पिछले 1.5 साल से अभी तक जमीन के लिए भारतीय मौसम विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण जिला प्रशासन अभी तक जमीन का आवंटन नहीं करा पाया है।